हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और डेली आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा। हम लोग डेली बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और आज के क्लास में आपके इन्वायरमेंट के मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे। यानी कि 3-4 चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पढ़े हुए हैं। याद रखेंगे, सारे प्रश्न आपके आयोग के पूछे हुए हैं, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट ना हो। तो क्लास को देखिएगा। आज की क्लास में आपको छोटे क्वेश्चन भी मिलेंगे, बड़े क्वेश्चन भी मिलेंगे और आपके लिए क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आज आपका पहला प्रश्न है, पर्यावरण से अभिप्राय है। पर्यावरण से क्या अभिप्राय है बच्चा लोग? पहला कह रहा है कि भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अवस्थित जो है अस्तित्व में है। दूसरा कह रहा है उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। तीसरा कह रहा है भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होती है। चौथा आपका है कि उपर्युक्त सभी बातें सही हैं। फटाफट बताएंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ाई हैं, तो आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि आपका क्या है जो कि सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। यानी कि पर्यावरण के ये अजैविक और जैविक जो संघटक हैं आपस में अंतः क्रिया करते हैं और ये संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है जिसको हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। तो सारी बातें बिल्कुल सही हैं, हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और साथ ही आसान भी आप लोगों के लिए। तो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, लेकिन आयोग का पूछा हुआ है, याद रखिएगा, इसलिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। कह रहा है सतत विकास के लिए आवश्यक है या कहिए कि धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। आपको बताना है धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। पहला कह रहा है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा कह रहा है भौतिक संसाधन, तीसरा कह रहा है औद्योगिक संसाधन और चौथा कह रहा है सामाजिक संसाधन। तो बताएंगे बच्चा लोग, हम लोग धारणीय विकास के लिए किसकी बातें करते हैं? निश्चित ही मेरे बच्चों को तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। आप सभी को पता है कि जो प्राकृतिक संसाधन हैं इन्हीं का ऐसे उपयोग करना कि आने वाले पीढ़ियों के लिए भी वो सारी चीज़ें बची रहें और ये चीज़ें कभी समाप्त ना हो, चलती रहें, उसी को कहते हैं धारणीय विकास। तो ये जुड़ा है किससे? प्राकृतिक संसाधनों से, जो कि नेचर ने बनाया है और जिस पर सबका अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत विकास के लिए आवश्यक है। सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है आपको ये बताना है और आपके पास हैं ऑप्शन 4। फटाफट उत्तर दीजिएगा। पहला कह रहा है जैव विविधता का संरक्षण, दूसरा कह रहा है प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, तीसरा कह रहा है आपका नवीकरणीय ऊर्जा का विकास और चौथा कह रहा है कि उपयुक्त सभी। बताएंगे क्या है जो कि आपके सतत विकास के लिए आवश्यक है और आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है, क्या हो जाएगा जो आपका सही है? जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, नवीकरणीय ऊर्जा का विकास या उपरोक्त सभी। यहाँ पे मैं कर दे रही हूँ, ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप बताएंगे, निश्चित ही कोई दिक्कत होना ही नहीं है, मैंने आपको उलझाया नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो सभी बातें बिल्कुल सही हैं। आपके जैव विविधता का संरक्षण भी होगा और प्रदूषण का निरोध भी होगा, गरीबी या निर्धनता को घटाना भी है और नवीकरणीय ऊर्जा का विकास भी है। तो सारी बातें बिल्कुल सही हैं, इन सभी से सतत विकास संभव है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जोड़ती है? कौन सी क्रिया से आपके जो पृथ्वी है, इन्वायरमेंट है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगा? आपको ये बताना है और आपके लिए बिल्कुल 1 सेकंड का क्वेश्चन है, जो कि आप सभी लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ी हैं। पहला कह रहा है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा कह रहा है श्वसन, तीसरा कह रहा है पदार्थों का अपक्षय, चौथा कह रहा है ज्वालामुखी क्रिया, पांचवा कह रहा है
कि उपर्युक्त में से सभी यानी कि ऐसा कोई भी नहीं है कि जिससे आपके कार्बन डाइऑक्साइड ना आए, यानी कि सभी। तो बताएंगे क्या हो जाएगा। तो निश्चित ही आप सभी को पता है कि कौन सी क्रिया है कि जिससे कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में नहीं आता है। आप सभी को पता है कि वो है आपका प्रकाश संश्लेषण। इससे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। जो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको हमारे जो पेड़ पौधे हैं उसको भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। तो ये इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करते हैं बल्कि इस क्रिया से ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट देखिए, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। वर्षा की मात्रा किस पे निर्भर करती है बच्चा लोग, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है हवा के दबाव पे, दूसरा ऑप्शन है वायुमंडल की नमी पर, तीसरा है जल चक्र पर और चौथा है ताप क्रम पर। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है, कहीं पे कितनी वर्षा होगी, ये कौन सी चीज़ निर्धारित करेगी, आपको ये बताना है। और याद रखिएगा ये आपके यूपीपीसीएस प्री 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है कि आपकी वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है। तो याद रखिएगा वर्षा की मात्रा किस पे निर्भर करेगी, निश्चित ही वायुमंडल की नमी पर निर्भर करेगी। जितनी ज़्यादा हवाओं में नमी होगी उतनी ज़्यादा वर्षा होगी। अगर नमी नहीं है तो टेम्परेचर से वर्षा नहीं होगा, अगर नमी नहीं है तो हवा के दबाव से भी वर्षा नहीं होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, हवा में जो नमी है उसकी मात्रा पर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है और एग्ज़ाम में ये भी पूछा हुआ है और ये याद रखिएगा आईएएस में भी आया हुआ है। ये क्वेश्चन कह रहा है कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि, यानी कि अब आप कहीं से अगर पौधे को उखाड़ करके कहीं और लगा रहे हैं, दोबारा से पुनः लगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो किस लिए वो नहीं बढ़ते हैं आपको ये बताना है। पहला कह रहा है नई मिट्टी में इष्ट खनिज पदार्थ नहीं रहते, दूसरा कह रहा है अधिकांश मूल रोम नई मिट्टी को अधिक सख्ती से जकड़ लेते हैं, तीसरा कह रहा है प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं और चौथा कह रहा है प्रतिरोपण के दौरान पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। आपको बताना है कि क्या रीज़न है कि जब हम पौधे को कहीं से उखाड़ के दूसरी जगह लगाते हैं तो वह जल्दी नहीं बढ़ता है। आपको ये बताना है क्या रीज़न है इसके लिए। तो आप सभी को पता होगा कि जब हम कहीं से पौधों को उखाड़ते हैं और कहीं पे लगाते हैं तो इस दरमियान उसके बहुत सारे जो मूल रोम होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और ऐसा होने की वजह से वो आसानी से या तेज़ी से नहीं बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपके लिए काफ़ी आसान है लेकिन आयोग के द्वारा पूछा गया है, इसलिए मैंने रिवीजन क्लास में इस छोटे से क्वेश्चन को भी ले लिया है। पूछ रहा है वायु एक है, वायु क्या है, यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है या विद्युत अपघटन है। बताएंगे वायु क्या है और आप सभी को पता होगा चूँकि क्लास में पढ़ाई हूँ और बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, कोई दम ही नहीं है इसमें। निश्चित ही सभी को पता है कि जो आपका वायु है वो एक मिश्रण है, विभिन्न गैसों का मिश्रण है। जब मैंने कहा था कि जब दो पदार्थ मिलते हैं तो मिश्रण बनता है और दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से मिश्रण बनता है और दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से यौगिक भी बनता है। लेकिन यौगिक में जो पदार्थ मिलाए जाते हैं उनकी मात्रा निश्चित होती है और मिश्रण में मात्रा निश्चित नहीं होती, बस वो मिश्रण ही होते हैं। जैसे कि आपके वायुमंडल में गैसों की मात्रा निश्चित नहीं है। अगला देखिए, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। आपको ये बताना है कि शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होगी। पहला है 21%, दूसरा है 27%, तीसरा है 50% और चौथा है 78%। बताएंगे कि आपकी शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी हो जाएगी और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। हालांकि इन्वायरमेंट में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा गैस है ये, या वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा गैस है आपकी नाइट्रोजन, 78% पाई जाती है। तो शुष्क हवा में भी ये कितना पाया जाएगा, 78% ही पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती। इसमें से कौन सी गैस है जो आपके वायु में नहीं पाई जाएगी। पहला कह रहा है हीलियम, दूसरा कह रहा है आर्गन, तीसरा कह रहा है रेडान, चौथा कह रहा है नियॉन। बताएंगे बच्चा लोग कौन सी गैस वायु में नहीं पाई जाएगी। क्लास में बताई हूँ मैं कि ये गैस जो है वायु में नहीं पाई जाती है। जब कभी भूकंप आना होता है तब ये गैस धरती के अंदर से रिलीज़ होती है, ये धरातल के अंदर पाई जाती है, ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है।
और उस नोबल गैस का नाम क्या है? सभी को पता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, रेडॉन। यही रिलीज़ होता है जब भूकंप आने वाला रहता है उसके पहले। इसी का अध्ययन करके हम जान जाते हैं कि भूकंप आने वाला है यहाँ पर। अगला देखिए, यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाली वनस्पतियां यानी कि पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? आपको बताना है। यदि आपके धरातल पे यानी कि पृथ्वी पे जो आपकी वनस्पतियां हैं जिनमें पेड़ पौधे दोनों आते हैं, ये समाप्त हो जाएं तो किसकी कमी आपको वायु में महसूस होगी? आपको ये बताना है। पहला कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कह रहा है नाइट्रोजन, तीसरा कह रहा है जलवाष्प, चौथा कह रहा है ऑक्सीजन। बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग का है और आयोग का पूछा हुआ है। आप लोगों के लिए तो कोई भी मुश्किल काम नहीं है ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना, जो कि बहुत अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करवाया है। तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा। तो निश्चित ही बच्चा लोग कोई दिक्कत नहीं है कि अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन को जो बनाते हैं वो हैं प्लांट्स। प्लांट्स ही नीचे से मतलब जो है जल को लेते हैं, जल से हाइड्रोजन को ले लेते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त कर देते हैं। तो हाइड्रोजन और कार्बन को मिला के ये भोजन बना लेते हैं जो कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। और जल में से जो आपका बचता है ऑक्सीजन, इसको हवा में मुक्त कर देते हैं जो हमें ऑक्सीजन के रूप में प्राप्त होता है। तो इसलिए अगर प्लांट नहीं होंगे तो ये ऑक्सीजन को जल से मुक्त कौन करेगा, और इस तरह से हमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? इसमें से कौन सा कार्य आपके पेड़ पौधे नहीं करेंगे, आपको ये बताना है। पहला कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, दूसरा कह रहा है सौर का अवशोषण, तीसरा कह रहा है वायु का प्रदूषण, चौथा कह रहा है ऑक्सीजन की विमुक्ति। बताएंगे कौन सा काम आपके पेड़ पौधे नहीं करते हैं। और ये भी आपके लिए बिल्कुल आसान है, कम से कम मेरे बच्चों के लिए तो इन सब प्रश्नों में कोई दम नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन भी रखे हैं कि आप ये भी जानें कि ऐसे भी क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछे जाते हैं। आपको हर तरह के क्वेश्चन का ज्ञान हो ताकि आपको समस्या ना हो। तो याद रखेंगे, आप सभी को पता है कि वायु प्रदूषण आपके पेड़ पौधे नहीं करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, सौर का भी अवशोषण करते हैं, इसीलिए इनको ग्रीन मफलर कहा जाता है। ऑक्सीजन को विमुक्त करते हैं, आपने आज ही पढ़ा है। इसके अलावा पेड़ पौधे आपकी क्या क्या करते हैं आप सभी को पता है। मिट्टी का कटान रोकते हैं, जल का स्थिरीकरण करते हैं यानी कि ज़मीन के अंदर ले जाते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं वाष्पोत्सर्जन करके एनवायरनमेंट को ठंडा करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं आपको, लकड़ियाँ देते हैं, औषधि देते हैं, भोजन देते हैं, छाया देते हैं। और आप सभी को पता है कार्बन का अवशोषण करते हैं, कार्बन के ये ग्रीन सिंक हैं। निश्चित ही बच्चा लोग ऐसे बहुत सारे अनगिनत लाभ जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, ये सारे आपके पौधे आपको उपलब्ध कराते हैं। अगला देखिए, पर्यावरण उपकर से अभिप्राय कौन सा नहीं है? आपको बताना है। अच्छा, पर्यावरण के अपकर्ष से अभिप्राय कौन सा नहीं है? यहाँ पे होगा अपकर्ष। याद रखेंगे क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा अपकर्ष। अपकर्ष मतलब जानते होंगे कि उसको हानि, नुकसान। तो कह रहा है पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है। पहला कह रहा है पर्यावरण गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, दूसरा कह रहा है मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, तीसरा कह रहा है पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन, चौथा कह रहा है बड़े पैमाने पर जीवाश्मों का अपघटन, और आपका लास्ट कह रहा है उपरोक्त में से सभी। आपको बताना है कौन सा है जो पर्यावरण अपकर्ष का अभिप्राय नहीं है, यानी कि पर्यावरण को नुकसान नहीं करेगा। आपको ये बताना है और आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बताइएगा, बहुत आसान है, कोई दम नहीं है इस प्रश्न में। आपको बताना है कि पर्यावरण का जो अपकर्ष होता है, पर्यावरण को जिससे नुकसान होता है, वो इसमें से कौन सा है जो नहीं है। तो आपको मैंने बताया था कि बड़े पैमाने पे जीवाश्मों, जीवाश्म मतलब जो जीवों के अंश होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, अगर इनका अपघटन हो रहा है तो ये पर्यावरण का अपकर्ष नहीं है, बल्कि इससे मिट्टी की गुणवत्ता बनती है, सफाई होती है। और ये एक प्रोसेस है जो कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा पूर्ण किया जाता है। वो जीवाश्मों का जो है मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं, चाहे वो प्लांट के अस्म हो या जीवों के अस्म हो। तो ये नहीं है, ये अपकर्ष नहीं कर रहा है। बाकी आपका पहला भी अपकर्ष करेगा और ये भी तीनों अपकर्ष करेंगे, लेकिन चौथा अपकर्ष नहीं करेगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपक्षय का विचार संबंधित है। अपक्षय का विचार किससे संबंधित है? कह रहा है पृथक हुए पदार्थ का संग्रह, दूसरा कह रहा है मौसम में दैनिक परिवर्तन, तीसरा कह रहा है एक प्राकृतिक
चट्टान एक प्राकृतिक क्रिया, चट्टान को सूचना, अच्छा यहाँ पे सूक्ष्म कणों में विभक्त करना होना चाहिए। एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करता है। एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करता है। क्या ये बात सही है अपक्षय के लिए? और आपका चौथा है कि उपयुक्त सभी बताएंगे अपक्षय से क्या संबंध आपको लग रहा है। और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा क्योंकि बहुत ही आसान है और इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। बच्चा लोग बताएंगे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके हिसाब से, आपको ये बताना है। सूक्ष्म कणों बताएंगे क्या है जो सही हो जाएगा। तो निश्चित ही सभी को पता है अपक्षय और अपर्दन की क्रिया होती है। अपक्षय के द्वारा चट्टानों के टूटने फूटने की क्रिया को अपक्षय कहते हैं और अपर्दन जब उस टूटे फूटे अंश को हवा के द्वारा, हिमानी के द्वारा या पानी के द्वारा दूसरी जगह पहुंचा दिया जाता है तो उसको अपर्दन कहते हैं। तो अपक्षय एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है, इसी को कहा जाता है अपक्षय। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सत्य है? कौन सा कथन है जो सत्य है आपको बताना है। पहला कह रहा है धारणीय विकास लक्ष्य पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता था, प्रस्तावित किया था। दूसरा कह रहा है धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त की जानी है। तीसरा है दोनों बातें सही हैं और चौथा कह रहा है कोई भी सही नहीं है। बताएंगे आपका पढ़ा हुआ है, आपने ये सारी चीज़ें क्लास में पढ़ी हैं तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने में। और ये तो आपने अभी जल्द ही पढ़ा है तो इसलिए और भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। मैंने आप लोगों को बताया था। यहाँ पे सत्य पूछ रहा है तो आपका केवल और केवल जो सही है वो है दूसरा। पहला क्यों गलत है? क्योंकि मैंने पढ़ाया था कि धारणीय विकास का लक्ष्य पहली बार 1992 के रियो सम्मेलन में रखा गया था, तो आपका इसलिए क्या हो गया, ये गलत है। दूसरा बिल्कुल सही है। आपने देखा था कि धारणीय विकास को लेकर के 2030 का हमने बहुत सारा लक्ष्य रखा है, विश्व के देशों ने भी लक्ष्य रखा है, इंडिया ने भी अपनी INDC घोषित की है, तो ये आपका दूसरा बिल्कुल सही है, केवल और केवल पहला सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, धारणीय कृषि का अर्थ क्या है? धारणीय कृषि का क्या तात्पर्य है आपको ये बताना है और ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है आत्मनिर्भरता। दूसरा कह रहा है विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा आयात कर सकना। तीसरा कह रहा है भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि इसकी गुणवत्ता अच्छी बनी रहे। चौथा कृषि प्रयोग हेतु प्रयुक्त भूमि को प्रयोग में लाना। आपको बताना है कि सतत कृषि का क्या अर्थ है, या धारणीय कृषि का क्या अर्थ है, या सस्टेनेबल कृषि का क्या अर्थ है, या टिकाऊ कृषि का क्या अर्थ है। तो इसमें भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ा है। आपका क्या सही हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि इसकी गुणवत्ता अच्छी बनी रहे, यानी कि हमेशा टिकाऊ हो, धारणीय हो, सस्टेनेबल हो, इसी को कहेंगे धारणीय कृषि या टिकाऊ कृषि और या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अगला क्वेश्चन देखिए, रियो डी जनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। रियो डी जनेरियो में जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आपका संपन्न हुआ था, ये क्या था? पहला कह रहा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। दूसरा कह रहा है पर्यावरण एवं प्रदूषण सम्मेलन। तीसरा कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय नई अर्थव्यवस्था। चौथा कह रहा है उपरोक्त सभी। आपको बताना है कि क्या है जो रियो डी जनेरियो में संपन्न हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का एक तरीके से कहिए कि विषय वस्तु है। और ये आप सभी को पता होना चाहिए कि रियो डी जनेरियो जो कि ब्राज़ील में है, वर्ष 1992 में यहाँ पे एक सम्मेलन संपन्न हुआ था जिसको अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहते हैं या अर्थ समिट कहते हैं। और ये संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। अगला देखिए, भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है? भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में कौन सी बात सही है आपको ये बताना है। पहला है यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय
के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। दूसरा कह रहा है यह भूमंडलीय स्तर पर पर्यावरण के मुद्दों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करता है। तीसरा कह रहा है यह OECD के अधीन एक अभिकरण है जो अल्प विकसित देशों को उनके पर्यावरण की सुरक्षा के विशिष्ट उद्देश्य के प्रौद्योगिकी और निधियों का अंतरण सुकर कराता है। और चौथा कह रहा है कि ए और बी दोनों सही हैं। आप बताएंगे आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। इसमें उलझिएगा मत, IAS का प्रश्न है तो थोड़ा उलझाऊं तो रहेगा ही। तो निश्चित ही क्या होगा जो सही हो जाएगा। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के बारे में क्या सही है, तो याद रखिएगा रियो समिट जो 1992 में हुआ था, इसी के दौरान वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना किया गया था। ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैकल्टी की स्थापना की गई थी और इसी में जो है कहा गया था कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है कि यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। तो आपका केवल और केवल आपका पहला सही हो जाएगा। अगला देखिए, समाचारों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है। कभी कभी आप समाचारों में देखते होंगे एजेंडा 21, इसके बारे में क्या सही है। पहला कह रहा है यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। दूसरा कह रहा है 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई। तीसरा कह रहा है दोनों बातें सही हैं और चौथा कह रहा है कोई भी सही नहीं है। और ये भी आपका पढ़ा हुआ है, बिल्कुल भी मत घबराइएगा। IAS का प्रश्न है लेकिन आपने ये पढ़ा है, इसलिए आप लोगों को समस्या बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आपका कौन सा है जो सही हो जाएगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए केवल और केवल पहला सही है। धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है एजेंडा 21 और इसकी घोषणा कब किया गया है, तो रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में किया गया था 1992 में। एजेंडा 21 धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है जो कि ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में पर्यावरण और विकास सम्मेलन जो समायोजन या आयोजना किया गया था, इसी में इसको एक तरीके से कहिए डेवलप किया गया था। एजेंडा 21 को ही धारणीय विकास के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा केवल और केवल आपका पहला सही है, दूसरा सही नहीं है। अगला देखिए, फिर उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, कई बार आयोग ने पूछा है। आमतौर पर समाचारों में आने वाला Rio+20 सम्मेलन क्या है। आमतौर पर समाचारों में आने वाला Rio+20 सम्मेलन क्या है। तो याद रखेंगे Rio+20 का मतलब समझ रहे होंगे कि यानी कि जब रियो डी जेनेरियो में सम्मेलन हुआ 1992 में, उसमें आप 20 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 2012। तो यहाँ पे कह रहा है Rio+20, जो Rio+20 का क्या मतलब है। पहला कह रहा है यह धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। दूसरा कह रहा है यह विश्व व्यापार संगठन की मैत्री वर्गीय बैठक है। तीसरा कह रहा है यह जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का सम्मेलन है। चौथा कह रहा है यह जैव विविधता का कन्वेंशन के सदस्यों का सम्मेलन है। तो आप लोगों को तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, IAS में पूछा गया प्रश्न है। तो Rio+20 2012 का जो सम्मेलन है इसी के बारे में हो रहा है। 20 साल बाद फिर से रियो डी जेनेरियो में ही सम्मेलन हुआ था, इसीलिए इसको Rio+20 कहा गया था। तो ये आपका क्या है, ये धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। फिर से देखिए आ गया है Rio+20 घोषणा का शीर्षक क्या था। यानी कि Rio+20 जब 2012 में फिर से रियो डी जेनेरियो में सम्मेलन हुआ धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट या जैव विविधता के संरक्षण के लिए, तो इसमें जो शीर्षक था वो क्या था आपको ये बताना है। तो पहला कह रहा है कि द फ्यूचर वी वांट, दूसरा कह रहा है द फ्यूचर वी सी, तीसरा कह रहा है द फ्यूचर वी सीक, चौथा कह रहा है द फ्यूचर वी हैव। आपको बताना है Rio+20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था। ये भी आयोग के द्वारा कई बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा Rio+20 सम्मेलन में जो घोषणा पत्र का शीर्षक था वो था आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द फ्यूचर वी वांट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कहाँ अवस्थित है। आपको बताना है कि आपका राष्ट्रीय
पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नीरी, आपको बताना है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, या ये जो शोध संस्थान है ये कहाँ स्थापित किया गया है। फटाफट कमेंट कीजिएगा। आयोग के द्वारा ये यूपी पीसीएस मेंस, प्री, लोअर और अन्य एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा, आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है नागपुर, ये आपका बिल्कुल सही है। और याद रखिएगा, अगर कभी क्वेश्चन आए कि आपका नागपुर कहाँ है, तो आप सभी को पता होगा महाराष्ट्र में है। और ये आए कि नीरी की स्थापना कब हुई थी नागपुर में, तो ये भी याद रखिएगा 1958 में महाराष्ट्र के नागपुर में नीरी की स्थापना की गई थी। इसलिए आपको ये ईयर भी याद होना चाहिए। और आपके जो नीरी का फुल फॉर्म है ये भी याद रखिएगा, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसी को कहा जाता है नीरी, जो कि है आपके नागपुर में। स्थापना आप सभी को पता चल चुका है 1958। अगला क्वेश्चन देखिए, NEA से आशय है। NEA से क्या आशय है, यानी कि इसका फुल फॉर्म बताना है आपको। पहला कह रहा है नेशनल इंक्वायरी एक्ट। दूसरा कह रहा है नेशनल इन्वायरमेंटल अथॉरिटी। तीसरा कह रहा है नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी। चौथा कह रहा है नेशनल इवेंट एसोसिएशन। आपको बताना है कि NEA का फुल फॉर्म क्या होगा, और आप सभी को पता होना चाहिए इसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण, यानी कि नेशनल इन्वायरमेंटल अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही है। अगला देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है, और आप लोगों को ये पढ़ाई हो, इसलिए मैंने इतना छोटा सा क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए ले लिया है, क्योंकि आयोग के द्वारा पूछा गया है। ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। फिलहाल तो आपको बताना है कि आपका जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं WMO, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुख्यालय बताना है आप लोगों को। तो निश्चित ही बच्चा लोग, इसमें तो कोई दम ही नहीं है, सभी को पता है कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला देखिए, UNEP का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। UNEP का मुख्यालय कहाँ है, जिसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, और इंग्लिश में कहते हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा कहाँ है, नैरोबी, केन्या के नैरोबी में, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला भी देखिए, आपका फिर से आ गया है क्वेश्चन फुल फॉर्म वाला, और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। EPA का पूर्ण रूप बताना है आपको। EPA का पूर्ण रूप क्या होगा, ये आपको बताना है, और ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। EPA ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की एक संघीय एजेंसी है। याद रखिएगा किसका है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की एक संघीय एजेंसी है। और इसका फुल फॉर्म क्या है आपको ये बताना है। कह रहा है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एजेंसी। दूसरा कह रहा है इन्वायरमेंटल प्रोहिबिशन एजेंसी। तीसरा कह रहा है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। और चौथा कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा बच्चा लोग, याद रखिएगा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, जो कि आपके संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की एक संघीय एजेंसी है। अगला देखिए, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। बहुत बार ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों, लेकिन आयोग ने इसको पूछा हुआ है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है। याद रखिएगा, ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक गैर सरकारी पर्यावरणीय संगठन है, और इसका मुख्यालय आपका नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। याद रखिएगा एम्स्टर्डम में है, जो कि नीदरलैंड में है, और ये एक गैर सरकारी पर्यावरणीय संगठन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल।
अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछा गया है। निम्नलिखित में से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया था? यानी कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया है, आपको ये बताना है। पहला है 1981, दूसरा 1972, तीसरा है 1986 और चौथा है 1995। बताएंगे बच्चा लोग, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? और आप लोगों को ये बिल्कुल और बिल्कुल पता होना चाहिए। मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बताई हैं, तो याद रखेंगे क्या सही है, सभी को पता है। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था और वन्य जीव अधिनियम 1972 में आया था। जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था, 2002 में आया था। एलिफेंट संरक्षण कब आया था? 1992 में आया था। और इसके अलावा आपको मैंने गैंडा परियोजना भी बताया था। बहुत सारी परियोजनाएं लाई गई थी जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो आपका पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 को पारित किया गया था, इसको और किस नाम से जाना जाता है, आपको ये बताना है। बताएंगे क्या है जो आपका सही होगा। छाता विधान, छड़ी मुबारक, पर्यावरण विधान, इको संरक्षण नियम। बताइए बच्चा लोग फटाफट। जो आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, छाता विधान। अगला क्वेश्चन देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया था? आपको बताना है जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किसके अधीन किया गया। पहला कह रहा है खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, दूसरा कह रहा है माल के भौगोलिक उपदर्शन जिसको जीआई टैग कहते हैं, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स 1999, या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो बताएंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया जाएगा? तो निश्चित ही ये किससे जुड़ा हो सकता है? पर्यावरण से जुड़ा हो सकता है। तो क्या हो जाएगा? पर्यावरण संरक्षण 1900 आपका 86, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया है। इसको याद रखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये भी याद रखिएगा कि जो आपका पर्यावरण मतलब ये जो आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इसका जो नाम है ये बदल दिया गया है। अभी इसको नाम जो है बदल करके रख दिया गया है आपका आनुवांशिक निर्मित जीवों या कोशिकाओं के विनिर्माण के लिए आनुवांशिक इंजीनियरिंग, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं निम्न में से कौन पर्यावरण असंतुलन के संरक्षण से संबंधित है? कौन है जो पर्यावरण के जो है असंतुलन से संबंधित है, आपको ये बताना है और ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं आप क्या उत्तर देने वाले हैं। पहला कह रहा है यहाँ पे होना चाहिए था वन नीति। दूसरा कह रहा है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, तीसरा कह रहा है औद्योगिक नीति, चौथा कह रहा है शिक्षा नीति और पांचवा कह रहा है उपरोक्त सभी। फटाफट बताएंगे कि कौन है जो पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है, और ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं आप लोग इसका क्या उत्तर देने वाले हैं। तो निश्चित ही सभी चीज़ें आपके लिए जिम्मेदार हैं। पर्यावरण संतुलन को संरक्षण के लिए आपकी वन नीति भी है, पर्यावरण अधिनियम भी है, औद्योगिक नीति भी है, शिक्षा नीति भी है। तो ये सभी के सभी बिल्कुल सही हैं। अगला देखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसको एनजीटी कहा जाता है, भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था? और ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब किया गया है, आपको ये बताना है और ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो निश्चित ही बच्चा लोग याद रखिएगा क्या हो जाएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा 18 अक्टूबर 2010 को किया गया था। 18 अक्टूबर 2010 को किया गया था।
और ये क्या करेगा, ये इसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण, वन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला भी बहुत आसान है लेकिन बहुत बार आयोग के द्वारा पूछा गया है। कह रहा है इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो क्या होंगे, बताएंगे। इको मार्क किसे दिया जाएगा, किस भारतीय उत्पाद को इको मार्क दिया जा सकता है, आपको ये बताना है। और निश्चित ही सभी को पता है इको मार्क किसको दिया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर क्या है, शुद्ध एवं मिलावट रहित, प्रोटीन से समृद्ध हो, या पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, या आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो। तो इसमें कोई दम ही नहीं है, सभी को मैंने पहले ही भी पढ़ाया है और मैंने समझाया भी था कि आपका जो इको मार्क है इसका मतलब होता है कि जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी, तो पारिस्थितिकी के जो अनुकूल होगा, पर्यावरण के जो अनुकूल होगा वही तो इको मार्क प्राप्त करेगा। ISI मार्क मजबूत चीज़ों पे लगाया जाता है, होल मार्क गोल्ड पे लगाया जाता है, इको मार्क पर्यावरण पे, जो पर्यावरण के प्रति हितैषी हो इस पर लगाया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण क्यों हानिकारक है, आपको ये बताना है। पहला कह रहा है संतुलित विकास के लिए, दूसरा कह रहा है आपका पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी के लिए, तीसरा कह रहा है जैव विविधता के संरक्षण के लिए, और चौथा कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, और पांचवा कह रहा है उपरोक्त सभी। बताएंगे नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक हैं, किसके लिए हानिकारक होते हैं नगरीकरण और औद्योगिकरण। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप सभी को पता होगा, बिल्कुल कॉमन सेंस का है कि यहाँ पे लिखी हुई सभी चीज़ों के लिए आपका जो नगरीकरण है और औद्योगिकरण है वो हानिकारक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक है। यानी कि हरित विकास कहिए या ग्रीन डेवलपमेंट कहिए, इसके लेखक कौन है। और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है आयोग के द्वारा। पहला है आपका MJ ब्रैडसा, दूसरा है M निकोलसन, तीसरा है RH व्हिटेकर, और चौथा है WM एडम। बताएंगे हरित विकास या ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन हैं। और ये क्वेश्चन देखिए आयोग के द्वारा पूछा गया, इसीलिए आप लोगों को दिया गया है। छोटे एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हालांकि ये PCS में पूछा गया क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा कौन है, WM एडम ने ग्रीन विकास या आपके ग्रीन डेवलपमेंट या हरित विकास का लेखन किया है, इस पुस्तक को लिखा है इन्होंने। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि प्राकृतिक कृषि का अन्वेषण है, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषण है, आपको ये बताना है। यहाँ आपको बताने कौन से व्यक्ति हैं जो प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक हैं, यहाँ पे अन्वेषक होना चाहिए था। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक कौन है, पहला कह रहा है मसानोबु फुकुओका, दूसरा कह रहा है MS रंधावा, तीसरा कह रहा है MS स्वामीनाथन, चौथा कह रहा है नॉर्मन बोरलॉग। बताएंगे प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक किसे कहा जाता है। और ये एक जापानी किसान एवं दार्शनिक दोनों हैं। तो बताइएगा जापानी किसान एवं दार्शनिक जिनको प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कहा जाता है वो कौन है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मसानोबु फुकुओका, यही है प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक। और ये जापानी कृषि विज्ञानी भी हैं और एक साथ ही आपके क्या हैं, याद रखिएगा ये काफ़ी फेमस पर्सन है, दार्शनिक भी हैं। नेक्स्ट कह रहा है पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया। कौन सा देश है जिसने पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी बनाई थी। और ये क्वेश्चन भी आयोग के द्वारा पूछा गया था। पहला है जापान, दूसरा है चीन, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा है इजिप्ट। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग कि किसने बनाया है ग्रीन आर्मी। तो याद रखिएगा ये काम किया है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और ये दिया है पलाची माड़ा। पलाची माड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में रहा, ये आपका कहाँ अवस्थित है। कर्नाटक में या कोंकण में या केरल में या तमिलनाडु में। पलाची माड़ा आपको बताना कौन से राज्य में है जो कि आपका पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में रहा है।
तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन करंट में आया हुआ था उस समय, लेकिन याद रखेंगे कौन से राज्य में है, तो ये आपका जो पलाचीमाड़ा है ये केरल में है, जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था। नेक्स्ट है ग्रीन वास इंगित करता है। ग्रीन वास किसको इंगित करता है आपको ये बताना है। ग्रीन वास इंगित करता है क्या झूम कृषि की प्रोन्नति को, नदी जल का शुद्धिकरण को, या हरियाली हटाना को, या पर्यावरणीय संरक्षण का झूठा वादा करना। आपको बताना है ग्रीन वास क्या है। और याद रखिएगा ये यूपीपीसीएस मेंस 2017 का क्वेश्चन है। तो इसको बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा कि जो ग्रीन वास है उस स्थिति को कहते हैं जहाँ एक संगठन अपने पर्यावरणीय प्रथाओं या किसी उत्पाद या सेवा के पर्यावरणीय लाभों के बारे में लोगों को गुमराह करना चाहता है। यानी कि अगर कोई संगठन या आप कहिए कि कोई उत्पाद या कोई सेवा पर्यावरणीय लाभों के बारे में लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है, तब इसी को कहा जाता है ग्रीन वास। ग्रीन वास का मतलब पर्यावरणीय संरक्षण का झूठा वादा करना। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है ये आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिए बच्चा लोग, कह रहा है 21 अप्रैल 2001 को भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने हरित गृह कृषि प्रारंभ की थी। आपको बताना है कि कौन सा आपका राज्य है जिस राज्य ने 21 अप्रैल 2001 को अपने यहाँ हरित गृह कृषि प्रारंभ की थी। आपके सामने ऑप्शन है हरियाणा है, पंजाब है, महाराष्ट्र है और उत्तर प्रदेश है। इसमें से कौन सा राज्य हो सकता है आपको ये बताना है, और ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो निश्चित ही याद रखेंगे आप बच्चा लोग, क्या हो जाएगा आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है यानी कि पंजाब, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 2001 में इसी ने अपने यहाँ हरित गृह कृषि प्रारंभ किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, और आज का आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। कितना आसान है, इसमें तो कोई दम ही नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो सभी को पता है ये किस तिथि को मनाया जाता है, 5 जून को। अगर याद है तो फटाफट कमेंट कीजिएगा कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। ये किस वर्ष और किस सम्मेलन से हमने डिसाइड किया था कि अब हर वर्ष हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे। आपको सम्मेलन और ईयर याद है तो फटाफट कमेंट कीजिएगा, और एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। आज का आखिरी क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। आपको मैंने इसको 1 लाइनर फॉर्म में दिया है क्योंकि ऐसे भी आयोग ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप सभी को पता है 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, और इसी सम्मेलन से हमने डिसाइड किया कि हम प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे। इसमें आपको बताना है पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है, टेलर हैं, स्टोन हैं, विलियम हैं, टॉन्सले हैं। तो पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था कि आपके कौन है जो पारिस्थितिकी जो है शब्द का प्रयोग करते हैं। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग, क्या हो जाएगा जो आपका सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र होगा, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसमें तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने आपको कहा था कि तंत्र को कहते हैं सिस्टम, और सिस्टम से कौन हो जाएंगे, टांसले। यानी कि इकोसिस्टम शब्द का या पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का 1935 में टांसले ने जो है उपयोग किया था। और इसके अलावा और भी एक आपके वैज्ञानिक हैं, वो भी आपके पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। अगर आपको याद है तो उनका नाम या कमेंट कीजिएगा, और उन्होंने कौन सा शब्द दिया था वो भी कमेंट कीजिएगा। तो बच्चा लोग, उम्मीद है कि आज की क्लास अच्छी लगी होगी। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आयोग के द्वारा बार बार पूछे गए हैं। तो इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा, आपको यहाँ से बहुत मदद मिलेगा। हम लोग फिर ऐसे ही प्रश्नों के साथ मिलेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू आप सभी को, थैंक यू सो मच।